3 नंबर क्वेश्चन है, धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 cm और तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी व्यास 4.4 cm है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे। सबसे पहले विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जाए, फिर इसको हल किया जाएगा। समझिए कि यह एक पाइप है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट पहले किसको कहते हैं? इसको दो प्रकार से काटा जा सकता है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे करके इसको हम ऐसे काट सकते हैं इसको। तो अब इस प्रकार से जो काटा गया है इसको कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रस्थ काट। अगर इसको ऐसे काट करके ऐसे निकाल दिया जाता तो इसको बोलते हम अनुदैर्घ्य काट। ठीक है, तो यह अनुप्रस्थ काट काटा गया इसको। अब क्वेश्चन है इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। तो जब धातु के पाइप को हम काटेंगे तो पाइप है तो उसमें लगा पदार्थ की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। मान लीजिए कि लोहे का है या प्लास्टिक का है, कोई भी पदार्थ लगा हो तो उसकी तो कुछ ना कुछ मोटाई होगी ही। तो उसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, जैसे इसकी मोटाई इतनी है, फिर भीतर भी एक बेलन बन रहा है और बाहर से यह बेलनाकार है ये है। तो इसमें एक आंतरिक किनारा है, एक बाहरी किनारा है। वही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आंतरिक व्यास 4 cm है, अर्थात इस पाइप के भीतर का अगर व्यास देखा जाए तो यह 4 cm है और बाहरी व्यास 4.4 cm है। और इस किनारे से इस किनारे को, बाहरी किनारे को मिलाया जाए, अर्थात बाहरी किनारे का जो व्यास है वो 4.4 cm है। अब हमें बताना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं हम 2πr(h) होता है। आंतरिक त्रिज्या के आधार पर हम उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हल दिया है कि धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है। तो धातु की पाइप की जो लंबाई जो है यही पाइप की ऊंचाई है, अर्थात h बराबर 77 cm। यहां पे लंबाई ही ऊंचाई है। फिर कह रहा है इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 cm है। तो लिख देंगे हम अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, इसको हम लोग छोटे d से सूचित करते हैं, बराबर 4 cm। इसलिए छोटी त्रिज्या अर्थात अनुप्रस्थ काट के आंतरिक व्यास की त्रिज्या बराबर 4/2 अर्थात 2 cm हो गई, तथा बाहरी व्यास बराबर, बाहरी व्यास को कैपिटल D से सूचित करते हैं, बराबर 4.4 cm। इसलिए बाहरी व्यास की त्रिज्या को बड़े R सूचित करते हैं, R बराबर 4.4/2। यह 2.2 मरते कट गया अर्थात 2.2 cm हो गया। अब हम लोग इस बेलनाकार पाइप की लंबाई अर्थात ऊंचाई, फिर आंतरिक किनारे की त्रिज्या और बाहरी किनारे की त्रिज्या जान चुके हैं। अब हम लोग इसके पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पाइप जो है वह भीतर से भी बेलन के आकार का है और
बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, इसलिए इसका भी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH ही होगा और हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे 2 पाई RH। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने R कितना है तो 2 है और H जो है सो इसका 77 cm है। अब यहाँ पे 7 से 77 कट जाएगा 11 मरतबे। अब इसको आसानी से हम लोग गुना कर लेंगे। 11 में 2 से तो 22, 22 में 22 में तो 484 और 484 में 2 से गुना करेंगे तो 968 cm² हो जाएगा। अर्थात पाइप का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए 968 cm²। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाइप का बाहरी CSA लिख देते हैं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया CSA का प्रयोग करते हैं, इसलिए CSA लिख दिया इसको। तो पाइप का बाहरी CSA ये भी सूत्र वही होगा 2 पाई बड़ा RH, क्योंकि बाहरी किनारे की त्रिज्या बड़ी है जिसको बड़े R सूचित किया गया है, इसलिए यहाँ 2 पाई RH लिखा गया है बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने R का मान 2.2 और H का मान 77। फिर 7 से 77 कट जाएगा 11 मरतबे और इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 11 दूनी 22, 22 में 22 से गुना करेंगे 484 और 484 में 2.2 से गुना कर लेंगे तो 22 चौका 88, हाथ में लगा 8, 22 8 176, 8 84 यानी हाथ में 18 और 22 चौका 88, 88 और 18 106 यानी दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव लग जाएगा, इतना cm²। 1064.8 cm² बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग। तो देखिए पाइप में एक बाहरी वक्रपृष्ठ है, एक भीतर से वक्रपृष्ठ है, फिर इसके बाद 2 ठो वलय है, एक वलय यहां है और एक वलय यहां है। तो दोनों वलय का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इन चारों को जब जोड़ दिया जाएगा तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। बाहरी CSA प्लस आंतरिक CSA प्लस 2 गुने वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। जब बाहरी CSA और आंतरिक CSA आ गया उसके बाद दोनों सिरों पर जो वलय स्थित है उस वलय का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे हम लोग, बस इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा बाहरी CSA निकाले हैं 1064.8 cm² आया था। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो 968 आया था और प्लस 2 गुने वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R प्लस R इंटू R माइनस R। अब इनका मान रख देंगे हम लोग। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद 8 है जो ऐसे ही चलाएगा क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। और 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ लगा 1 और 1 2 हो गया। प्लस 2 गुने 22/7 गुने बड़े R का मान 2.2, छोटे R का मान 2 गुने 2.2 घटाओ 2। अब 2032.8
प्लस 2 गुने 22/7 गुने 4.2 गुने घट जाएगा 202 में से 2 तो 0.2 हो जाएगा। अब 7 से 402 कटेगा 0.6 मरतबे। इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 में हम गुना कर लेंगे 22 से, यानी 2032.8 प्लस, अब 24 से गुना करेंगे 22 में, 24 दूनी 48 के 8 हाथ में लगा 4, 24 दूनी 48 और 4 52, और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 अंक, तो इधर से आके दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 8 वैसे ही चलाएगा, और 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, और 5 2 7 और 1 8, उसके बाद 3 0 2, इतना cm²। आंसर हो गया। इसलिए पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2038.08 cm² होगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनकर कंप्लीट।